So good morning everyone. In this video I am going to teach about geometrical optics. मैं यहाँ आज geometrical optics आपको समझाने वाला हूँ. ये टॉपिक क्लास 12th में आता है, क्लास 12th में, और इसमें से नीट और जेई मेंस हर साल लगभग 2 से 3 क्वेश्चंस, समटाइम्स 4 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं. Geometrical optics. We also term it as ray optics. इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते हैं. ये चैप्टर लाइट का वन ऑफ द पार्ट है. लाइट चैप्टर का हमें 2 पार्ट पढ़ना होता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स और दूसरा वेव ऑप्टिक्स. हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आज पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि रे क्या होता है. तो अगर हम रे के बारे में बात करें, रे क्या होता है, तो बेसिकली एक एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन होता है. एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन, समथिंग लाइक दिस, जो कि एक लाइट के प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सपोज अगर यहाँ पे कोई सोर्स है जहाँ से लाइट इल्यूमिनेट हो रहा है और वो सोर्स से ऑब्वियसली दूर जाएगा, तो इस एरो हेडेड स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम रे कहेंगे. और इसी तरीके से अगर हमारे पास बहुत सारा रे है, कलेक्शन ऑफ रेज और बंडल ऑफ रेज, तो इसको हम एक साथ एक बीम कहते हैं. सो कलेक्शन और बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम. ठीक है. अब ये रे और बीम के बारे में जानने के बाद जो प्रॉपर्टी है लाइट की, जैसे लाइट की एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड इट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, जिसमें हम ये जानेंगे कि सबसे पहला स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट, जिसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और अगर कोई कहता है कि लाइट है क्या बेसिकली, तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये जूनियर क्लासेस के लिए डेफिनेशन सही है, बट अगर अभी के लिए हम जाने तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करें, तो जो लाइट हमें दिखता है, विजिबल लाइट, उसका रेंज जो है 480 नैनोमीटर, समटाइम्स इट इज़ 400 नैनोमीटर, कुछ जगह पे 480 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर तक लिखा जाता है. कई जगह पे 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक भी लिखा जाता है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज जानने के बाद अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन बेसिकली जब कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकराने के बाद जिस मीडियम से वो आ रहा था उसी मीडियम में वापस चला जाता है, तो हम उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं, तो मान लेता हूं ये मेरा एक सरफेस को अलग सेपरेट करने वाली लाइन है, और अगर ये रे ऑफ लाइट आ रही है इस सरफेस से टकराने के बाद वापस से उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो हम इस फेनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं. इस रिफ्लेक्शन के समय पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे अगर मेरी ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई, और इस इंसिडेंट लाइट का अगर मैं मान लेता हूँ वेलोसिटी था v, फ्रीक्वेंसी था f, वेवलेंथ था लैम्डा और इंटेंसिटी थी I, तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाएगा. जैसे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इंटेंसिटी पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि 100% रिफ्लेक्शन नाम की चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है.
रिफ्लेक्शन के बाद अगर मैं बहुत ब्रीफ में रिफ्रैक्शन पे जाऊं, लेट अस सपोज मेरा ये जो मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन लेट अस से एस एस डैश है, ये रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट की गई थी लेट अस से पॉइंट पी पे, पॉइंट पी के बाद ये पेनिट्रेट कर जाती है दूसरे मीडियम में, और पेनिट्रेट करने के बाद लेट अस से ये कुछ इस तरीके से आगे प्रोपोगेट करती है। आगे प्रोपोगेट करने के बाद इसके उन्हीं चार प्रॉपर्टीज, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा, इंटेंसिटी ऑब्वियसली और कम हो सकता है, ज़्यादा कम भी हो सकता है, कम इसके कंपैरिजन में कुछ भी हम कह सकते हैं, डिपेंडिंग कि जो हमारा सरफेस है ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है कि ज़्यादा रिफ्रैक्टिव है। बस हम ये कहेंगे कि यस इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फ्रीक्वेंसी में नहीं चेंज आने के लिए अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, वो मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है। वो जहाँ अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक ब्रीफ डायग्राम में कवर करने के बाद हम रिफ्लेक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के बारे में अगर हम जाने तो दो तरह के बेसिक रिफ्लेक्शन होते हैं, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अगर मैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करूं तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई एक प्लेन सरफेस है, लेट अस सपोज दिस इज द प्लेन सरफेस, और यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सारे के सारे पैरेलल ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। और अगर मैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करूं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की बात करूं तो इसमें बेसिक डिफरेंस बस ये है कि हमारा जो सरफेस है वो प्लेन ना होके अनइवन रहेगा, जिसके कारण से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे वोंट बी पैरेलल एनीमोर। फॉर एग्जांपल ये वाला रे इधर की तरफ जा सकता है, ये वाला इधर की तरफ जा सकता है, तो बेसिकली ये मतलब बहुत इधर उधर तितर बितर चले गए। ठीक है, इसको हम कहेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। आगे हम बढ़ जाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि बहुत बेसिक क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें पहला लॉ को ये कहा जाता है, अगर मान लेता हूं मैं अगेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, लेट अस से दिस इज द सरफेस थ्रू विच the reflection is happening. Let us say this is the incident ray, let us say this is the normal, and normal is what? Normal is a line perpendicular to the plane, perpendicular to the surface जिससे वो reflection हो रहा है। यहाँ से रिफ्लेक्शन होने के बाद से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इधर चला जाएगा। अगर मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट अस से दिस इज आर, तो पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये कहता है कि ऑल व्हाट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence, all lie in a same plane, अब यहाँ पे ऑल लाइन सेम प्लेन, चलो ठीक है, ये बात हमें समझ में आता है और हम छोटी क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्लास 12 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लेते हैं कि ये जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो एक तरह का वेक्टर है। लेट अस से इसको हम स्मॉल आई कैप से डिनोट कर रहे हैं, मैं यूनिट वेक्टर यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। लेट अस से दिस नॉर्मल एज एन वेक्टर and considering this reflected ray as small r vector। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि incident ray, normal and the reflected ray at the point of incidence, let us say P, all lie in a same plane। तो एक ही प्लेन में इसको लाई कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि we are having 3 vectors, 3 वेक्टर हैं। इन तीनों वेक्टर को कोई डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ ऐसा मैं करूं कि एक प्लेन को रिप्रेजेंट करे ये, तो फिर मैं कहता हूं ऐसा है, मैं आई एन आर इन तीनों में से किसी भी दो को, लेट अस से मैं नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे को कंसिडर करता हूं, मैं कहता हूं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं। तो आर और एन का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा
तो वो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो इस कॉपी के परपेंडिकुलर आएगा, कुछ इस तरीके से पेन की डायरेक्शन में। और इसके बाद से अगर मैं आई और इस परपेंडिकुलर जो वैल्यू जो भी वेक्टर आया है मेरे पास, उसका अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया और इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 0 आई, तो मैं कहूंगा कि यस आई एन और आर एक प्लेन में है। मैं ये जो चीज कह रहा हूं, कैसे मैं कह रहा हूं समझाता हूं। अगर आर वेक्टर और एन वेक्टर का मैं आर वेक्टर और एन वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे क्या आएगा, तो हमें पता है किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो उसका जो रिजल्ट आता है उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर का मतलब है कुछ इस तरीके से पेन के डायरेक्शन में। अब अगर ये जो वेक्टर आया है और ये आई वेक्टर जो प्लेन ऑफ पेपर में यहाँ पे प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, तो अगर मैं कहूं मेरे पास दो वेक्टर है ए और बी और मैं कहता हूं ए डॉट बी, इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, दैट मीन्स इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर ये 0 आता है तो इसका मतलब है कि यस, जो चीजें हम मान रहे थे आर और एन, वो जो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और इन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0। तो यहां से मैं आई डॉट आर क्रॉस एन की वैल्यू अगर मैं 0 ला सकता हूं, दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल्स टू आर। यहां तक मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं होगी। आगे अगर हम बढ़ें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम आगे बढ़ें, जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी है कि अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मैं मिरर को कैसे डिनोट करते हैं ये बताने से पहले ही मैंने डिनोट कर दिया है। यस, एक ऐसा सरफेस जिसके एक साइड में हम ऐसे टेंटिकल्स निकालते हैं, उसको हम मिरर कहते हैं। जो ये टेंटिकल्स वाला साइड है उसको हम पॉलिश्ड सरफेस भी कहते हैं। इस पे अगर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है, लेट अस से एक एंगल आई पे, और मैं ये कहता हूं कि अब मैं इस मिरर को रोटेट करने जा रहा हूं। लेट अस से स्टार्टिंग में ये जो मिरर था कुछ इस तरीके से था, बाद में मैंने इसको रोटेट कर दिया, और रोटेट करके मैंने इसको कितना रोटेट किया, लेट अस से मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट किया। अब मैं कहता हूं इंसिडेंट रे जैसे आ रहा है वैसे ही था, इंसिडेंट रे जैसे आ रहा है वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है। मैं ये कहता हूं कि पहले जब रिफ्लेक्शन बन रहा था तो फिर ये एंगल आर बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो मिरर के रोटेट करने, मिरर के कितने एंगल रोटेट करने, एंगल थीटा एंगल रोटेट करने से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितना रोटेट करेगा, अगर इस बारे में हम बात करें, इसको हम पता करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सिंपल सा है, अगर हम प्रॉपर डायग्राम के थ्रू जाएं तो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। जैसे यहाँ पे पहले वाले सिनेरियो के लिए ये नॉर्मल है, लेट अस नेम इट एज n1। जो दूसरा सिनेरियो बन रहा है उसके लिए नॉर्मल कुछ इस तरीके से बन जाएगा, लेट अस से n2। तो अगर मैं n1 और n2 के बीच की बात करूं तो उसके बीच में जो एंगल है, जितना मैंने मिरर को रोटेट किया थीटा, उतना ही एंगल होगा थीटा। अब ये थीटा एंगल रोटेट किया है, इंसिडेंट रे जैसे पहले आ रहा था वैसे का वैसे ही है, यानी कि अब अगर मैं बाद वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो वो हो जाएगा आई प्लस थीटा। ये है नया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, वो आई प्लस थीटा, या फिर मैं ये कह सकता हूं आर प्लस थीटा होना चाहिए। जैसे अब इस वाले आई के लिए लेट अस से दिस इज द एंगल ऑफ, सॉरी दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये लेट अस से I1, दिस इज R1 एंड दिस इज लेट से R2। अब ये R1 और R2 के बीच में कितना एंगल है हमें ये निकालना है। R1 और R2 के बीच में कितना एंगल है हमें ये निकालना है। तो अगर मैं कह दूं कि नॉर्मल से लेकर, यानी कि N2 से लेकर R2 तक, N2 से लेकर R2 तक कितना एंगल है, तो वो एंगल हमारे पास सिंपली हम कह सकते हैं ये जो है R1, या फिर मैं सिंपल कह सकता हूं R, या फिर मैं कह सकता हूं I
प्लस थीटा के बराबर होगा, या फिर मैं कह सकता हूं आर प्लस थीटा के बराबर होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इनिशियली आई और आर बराबर थे, तो मैं आई प्लस थीटा लिखूं या फिर आर प्लस थीटा लिखूं, बात बराबर है। लेकिन मेरे को निकालना है R1 और R2 के बीच की वैल्यू। R1 और R2 के बीच की वैल्यू कैसे मैं निकालूं? तो मुझे ये बात नहीं पता है कि N2 और R1 के बीच में एंगल कितना है। तो ये एंगल मुझे निकालने के लिए मैं कैसे क्या करूं? तो ये एंगल निकालने के लिए मैं कहता हूं इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस नॉर्मल से इस R1 तक का जो एंगल था वो R था, और N1 से N2 तक की वैल्यू थी थीटा। तो ये जो बीच वाला एंगल है ये हो जाएगा R माइनस थीटा, ये हो जाएगा R माइनस थीटा। और हमारे पास N2 से लेकर R2 तक के बीच का एंगल है R प्लस थीटा। ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल। इस बड़े एंगल में से अगर मैं छोटा वाला एंगल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को R1 से R2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं अगर बोलूं एंगल बिटवीन R1 एंड R2, तो मैं कहूंगा R प्लस थीटा जो कि बड़ा एंगल है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस छोटे से एंगल R माइनस थीटा में से। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे दिख रहा है R और R कैंसिल हो जाएगा, और ये थीटा और ये माइनस थीटा जो कि प्लस थीटा हो जाएगा, 2 थीटा आएगा। यानी कि मुझे ये बात पता चलता है इफ मिरर इज रोटेटेड बाय थीटा एंगल, then reflected ray will be rotated by 2 थीटा। एक और टॉपिक मैं इसके बाद बता सकता हूं कि अगर मान लेते हैं हमारा जो मिरर है वो जैसे है वैसे ही रखा हुआ है, बट हमारा जो इंसिडेंट रे है उसको मैं रोटेट करा रहा हूँ। लेट अस से ये I1 था, बाद में इसको रोटेट करा के इधर की तरफ ले जाया गया है I2। लेट अस से जो रोटेशन कराया गया है वो थीटा रोटेट कराया गया है। तो जो पहले I1 के करस्पॉन्डिंग R1 बन रहा होगा वो भी रोटेट कर जाएगा। और कितना रोटेट करेगा? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा I प्लस थीटा, और ये इनिशियल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। तो इस इंसिडेंट रे के करस्पॉन्डिंग जो बाद वाला रिफ्लेक्टेड रे है वो है R2, और ये जो एंगल होगा वो भी थीटा ही होगा, क्योंकि I प्लस थीटा विल करस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच विल बी R प्लस थीटा। बस यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि अगर इसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कराया है तो ये जो होगा R2 जो होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। मतलब थीटा एंगल ये भी और थीटा एंगल ये भी, दोनों में चेंज सेम आएगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। ये था रोटेशन ऑफ मिरर और रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। इसके बाद अगर मैं डेविएशन के बारे में बात करूं, थोड़ा बहुत अगर मैं डेविएशन के बारे में बात करूं, मैं चाह रहा हूं कि इस 15 मिनट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकता हूं बेसिक्स वो मैं कवर कर रहा हूं। डेविएशन के बारे में बात करूं तो अगर मैं कहूं लेट अस से दिस इज माय मिरर और ये है इंसिडेंट रे एंड लेट अस से दिस इज द नॉर्मल। तो अगर मैं कहूं आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ दिखेगा। और अगर मैं कहूं ये इंसिडेंट रे है तो ये क्या होगा, ये ऑब्वियसली ये इंसिडेंट रे है एंड ये इंसिडेंस एंगल है, और दिस वन विल बी रिफ्लेक्टेड एंगल एंड दिस वन विल बी रिफ्लेक्टेड रे। लेट अस से R एंड दिस वन इज I, दिस वन इज R। अब मैं कहूं कि अगर ये मिरर होता ही नहीं, मिरर नहीं होता तो क्या होता भाई, तो ये इंसिडेंट रे जहां से जैसे जा रहा था वैसे का वैसे आगे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मिरर होने के कारण ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या कहेगा, ये बोलेगा भाई देखो ऐसा है, मैं तो जा रहा था इधर लेकिन इस मीडियम के होने के कारण मुझे मुड़ना पड़ा। तो कितने से मुड़ना पड़ा, कितने से डेविएट होना पड़ा? तो मैंने कहा ऐसा है, जो ओरिजिनल पाथ था उस ओरिजिनल पाथ से मेरा एंगल मेजर कर लो। तो मैंने कहा ओरिजिनल पाथ ये था और यहां से तुम इतना मुड़ गए, यानी कि ये जो एंगल है इसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन और डेविएशन एंगल। तो ये जो डेल्टा है
जिसको मैंने डेविएशन एंगल के तौर पे रिप्रेजेंट किया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे दिख रहा है ये लाइन स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन का अगर मैं एंगल बोलूं तो होता है 180 डिग्री। अब इस 180 डिग्री में से अगर मैं आई और आर को सब्ट्रैक्ट कर दूं, जो कि दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि आइदर 2i और 2r में सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे को मिल जाएगा डेल्टा, विच इज डेविएशन एंगल। इसके अलावा ये तो सिंगल मिरर से डेविएशन था। अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स हो, यानी अगर लेटर से हमारे पास दो मिरर हो, तो दो मिरर में हम डेविएशन कैसे निकालेंगे? लेटर सपोज मेरे पास एक मिरर कुछ इस तरीके से है और दूसरा मिरर लेटर से कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, और इन दोनों मिरर के बीच में एक एंगल है, लेटर से दैट एंगल इज थीटा, और कोई इंसिडेंट रे है जिसको मैंने इस मिरर के ऊपर इंसिडेंट कराया है, लेटर से वो इंसिडेंस ऐसे करा दिया मैंने। ये जब इंसिडेंस मैंने इस वाले मिरर पे कराया है, तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा भाई, लेटर से इसका नाम n1 है। इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच में लेटर से एंगल है अल्फा, तो ऑब्वियस सी बात है एंगल अल्फा से ही ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होके लेटर से ये जाता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी एंगल कितना बनेगा? अल्फा बनेगा। ये अल्फा एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि ये भी एक मिरर है, और यहाँ पे मैं एक नॉर्मल बनाऊंगा, लेटर से ये रहा नॉर्मल हमारा, जिसका नाम मैं रख देता हूँ n2। मैं कहता हूँ यहाँ पे n2 और इस वाले इंसिडेंट रे, जो कि इसके लिए इंसिडेंट है बट इसके लिए रिफ्लेक्टेड रे है, इसके बीच में लेटर से एंगल है बीटा। तो बीटा एंगल से ही ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एंगल हो गया बीटा। अब मैं कहता हूं कि मेरे को क्या निकालना था? मेरे को तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना था। इसका मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस था, जिसका एक्चुअल पाथ अगर ये मिरर नहीं होता तो इधर की तरफ जाता, अगर इधर की तरफ जाता तो ये पूरा एंगल, पहले सिनेरियो के लिए ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको मैं कह सकता हूं डेल्टा 1 कहलाता। अगर मैं कहूं चलो पहला जो सिनेरियो है उससे तो डेविएट हो गया, दूसरे वाले से बात करते हैं। तो दूसरे वाले से जब हम बात करेंगे तो ये वाला जो रे है, जिसको जाना चाहिए था आगे की तरफ, बट इस मिरर के प्रेजेंट होने के कारण से वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, तो मैं कहूंगा कि फिर से अपने पाथ से डेविएट होने के कारण से इस वाले एंगल को मैं कहूंगा डेल्टा 2, यानी कि 2 बार डेविएशन हुआ है। अगर कोई पूछे कि मेरे को बताओ डेविएशन कितना है, तो नेट डेविएशन डेल्टा नेट की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब बात आती है ये जो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, इसकी वैल्यू निकलेगी कैसे? तो एकदम इसी तरीके से निकलेगी, बस इन दोनों को ऐड करना है। अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूँ कि इस वाले एंगल, यानी कि अगर मैं कहूँ जैसे मैं रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ, ये वाले एंगल की वैल्यू कितनी है, तो मैं कहूँगा ये नॉर्मल है, यानी 90 डिग्री है पूरा, जिसमें अल्फा की वैल्यू ये है, तो ये जो बचा कुचा है 90 माइनस अल्फा होगा। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ ये n2 और यहाँ से ये मिरर, तो ये पूरा 90, ये बीटा, ये बचा कुचा एंगल कितना होगा? 90 माइनस बीटा होगा। तो इससे क्या निकाल लिया आपने? इससे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ कि डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, केवल डेल्टा 1 की वैल्यू, तो वो वैल्यू है 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यस। अगर इसी तरीके से मैं डेल्टा 2 की वैल्यू निकालूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 2 बीटा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू को उसमें मुझे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 360 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब बात आती है कि क्वेश्चन में जनरली क्या, हमेशा अल्फा और बीटा नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि द एंगल बिटवीन द मिरर्स इज थीटा। तो मैं क्या करूं, मेरे पास तो अल्फा बीटा आ गया, मैं इसका यूज कैसे करूं? तो फिर मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या अगर मैं इस ट्रायंगल के तीनों एंगल थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा को अगर ऐड कर दूं तो क्या आना चाहिए? तो ऑब्वियसली आना चाहिए हमारे पास 180।
अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के बाद से थीटा 90 प्लस 90 180 एंड दिस 180 विल बी कैंसल्ड, तो मैं ये इसको पहले ही कैंसिल कर दे रहा हूं। माइनस टाइम्स ऑफ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। यहां से पता चला अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो थीटा के बराबर है, इसका मतलब है यहां मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री माइनस 2 थीटा विल बी दी डेल्टा नेट। ये हो गया हमारे पास डेविएशन थ्रू टू मिरर्स अगर कोई इंसिडेंस हो रहा है तो। दिस इज सिंपल डिस्क्रिप्शन, क्या कह सकते हैं हम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था डेविएशन के बारे में। और अगर हम और आगे बढ़ें तो हम और डिस्कस कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली स्फेरिकल मिरर या फिर हम वेलोसिटी के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट अस डिस्कस वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, तो मैं बता दूं कि लेट अस से मेरे पास एक है मिरर। अब इस मिरर के सामने रखा हुआ है एक लेट अस से ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है ना रुका हुआ नहीं है, या फिर हो सकता है कि ये मिरर रुका हुआ ना हो, या फिर ये हो सकता है ये ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों रुके हुए ना हो। इस तीनों सिनेरियो में, इन तीनों सिनेरियो में इमेज के साथ क्या होगा, यानी इमेज की वेलोसिटी के साथ क्या होगा, यही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने से तीन सिचुएशन यानी तीन सिनेरियोज को डिस्कस करने से बेटर है कि जो थर्ड सिनेरियो है जिसमें ऑब्जेक्ट एंड मिरर दोनों के दोनों मूव कर रहे हों, वो सिनेरियो हम डिस्कस करें और इसके बाद से जो रिजल्ट हमें मिलता है उसके करस्पॉन्डिंगली बाकी दोनों रिजल्ट्स को हम डिराइव कर लें। तो मैं ये कहता हूं लेट अस सपोज इस समय ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है इसका एक पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर नहीं कहूँगा मैं, पोजीशन ही कहूँगा। लेट अस से उसका नाम है एक्स आई, और जो ये मिरर रखा हुआ है इसका जो पोजीशन है लेट अस से इसको मैं कहता हूँ एक्स एम। मान लेते हैं, सॉरी एक्स आई नहीं एक्स ओ कहेंगे हम इसको, ये इमेज नहीं है ऑब्जेक्ट है एक्स ओ, एंड लेट अस से दिस वन एज एक्स एम। मान लेते हैं कि करस्पॉन्डिंगली जो इमेज बन रहा होगा वो इमेज बन रहा है एक्स आई पोजिशन पे। अब अगर मैं सिंपल बात करूं कि ऑब्जेक्ट और मिरर में डिस्टेंस कितना है, तो अगर मैं उसको d से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं d विल बी इक्वल टू एक्स एम माइनस एक्स ओ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर अगर मैं बोलूं अच्छा ऐसी बात है तो व्हाट अबाउट एक्स आई क्या होगा, तो मैं अगर कहूं कि अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस मिरर से पहले है तो इमेज जो होगा वो d डिस्टेंस बाद में होगा। तो फिर मैं कह सकता हूं जो एक्स आई है इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एम प्लस डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं सिंपल रिप्लेसमेंट करूंगा d की वैल्यू को और मैं कहूंगा एक्स आई विल बी इक्वल्स टू एक्स एम प्लस एक्स एम माइनस एक्स ओ। अच्छा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, यही चीजें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निकालना है velocity of image when either object or mirror or both are moving। जब ऑब्जेक्ट या फिर मिरर या फिर दोनों मूव कर रहे होंगे तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालना है तो मुझे, अगर मैं पोजीशन के बारे में पता कर लूंगा तो उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ से एक्स आई की वैल्यू ये आगे जिसको मैं लिख सकता हूँ 2xm माइनस एक्स ओ which is xi। तो मेरे पास xi which is the position of image की इक्वेशन आ गई जो कि है 2 times the position of mirror minus xo which is position of object। अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं with respect to time, that is differentiating with respect to time, तो हमारे को जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा dxi by dt equals to 2 times of dxm by dt minus dxo by dt। अब ये जो dx by dt है which is the differentiation of position with respect to time, जिसको हम velocity कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा vi which is velocity of image equals to 2 times the velocity of mirror minus
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है हर एक सिनेरियो में एप्लीकेबल फॉर्मूला है। अब हर एक सिनेरियो में क्या कहना चाहता हूं, केस वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड मिरर इज एट रेस्ट। मिरर मतलब मैं वेलोसिटी ऑफ मिरर लेट से 0 और इसकी वेलोसिटी vo लिखता हूं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई। तो अगर मैं विथ साइन सारी चीज़ें आएंगी, तो अगर मैं कहूँ कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा जब हमारा मिरर रुका हुआ है, यानी वेलोसिटी ऑफ मिरर इज 0, तो vm की वैल्यू 0 रखने पे हमारे पास वैल्यू आएगी vo, यानी कि माइनस vo। यहाँ पे माइनस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो इमेज लेफ्ट की तरफ आएगा, इमेज जो है लेफ्ट की तरफ आएगा। ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा नेगेटिव साइन। केस 2 क्या है, केस 2 है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, बट जो मिरर है वो मूव कर रहा है। लेट अस से वेलोसिटी ऑफ मिरर इज vm। ठीक है, मैंने vm इक्वल्स टू vm लिख दिया है, वेलोसिटी ऑफ मिरर इज vm। ठीक है, अब मैं कहता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ vm। यानी कि अगर मेरा जो मिरर है वो मूव कर रहा है लेट अस से 2 मीटर पर सेकेंड से, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ है, तो जो इमेज है वो मूव करेगा 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर है वो मैंने राइट डायरेक्शन में ही कंसिडर किया है, मतलब इधर डायरेक्शन में। मतलब अगर ये मेरे पास मिरर है, लेट अस से ये vm इधर जा रहा है, ये है ऑब्जेक्ट जो कि रुका हुआ है, तो यहाँ पे कहीं जो भी इमेज होगा वो भी इसी की तरफ मूव करेगा, बट 2 टाइम्स ऑफ vm मूव करेगा। सो ये है वेलोसिटी के बारे में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप 15 मिनट का वीडियो ये काफ़ी रहा होगा, और जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो समझ में भी आया होगा। एंड वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ क्योंकि लगभग सुबह 3 बजे से बारिश हो रहा है, और इस बारिश के होने के कारण से मैं घर पे जाकर बोर्ड का अरेंजमेंट नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं कॉपी में वीडियो बना रहा हूँ। और इन केस अगर बोर्ड पे वीडियो रिक्वायर होगा तो फिर प्लीज़ लेट मी नो, मैं अरेंज करूँगा और फिर लाइव और मैं वीडियो बनाकर भेज दूँगा। थैंक यू सो मच।